ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHDP के आज गायनोकोलॉजी में हमने नर पशु के जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अंग जो हमने पढ़े, अभी हमने सहायक अंग जो है वो नर पशु के सहायक अंग में पहला है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। यह संख्या में 2 खंडीय लोबुलेटेड ग्रंथिक अंग है। सेमिनल वेसिकल यह मूत्राशय के ऊपर तथा मलाशय के नीचे, मूत्राशय से ऊपर मलाशय से नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास स्थित होता है। अभी पीछे आपने देख भी लिया है ये डायग्राम के अंदर। आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से अगर आपने देख लिया है, जो मैंने 8 नंबर पेज पे आपको बताया था कि ये बेस्ट है, तो यहाँ आपको दोनों सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट बिल्कुल ये आपको पास में बिल्कुल नज़र आएंगे और इसको आप देख सकें। एक ग्रंथि की एक नलिका होती है जो कॉलिक्युलस सेमिनैलिस में वास डिफरेंस की ओपनिंग के पास यूरेथ्रा में खुलती है। जहाँ पे वास डिफरेंस खुला वहीं इसी कैलिकुलस सेमिनैलिस में तो वो है आता यूरेथ्रा में, यहीं पे, तो यहीं पास में इसकी ओपनिंग होती है। इसको याद कर लें, कॉलिक्युलस सेमिनैलिस में। इसका कार्य जो है इम्पोर्टेंट है। इसका स्राव क्षारीय होता है। इसमें जल, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एवं विटामिन C आदि पोषक पदार्थ होते हैं जो शुक्राणुओं को पोषण उपलब्ध कराते हैं। अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना। प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है क्या होता है, कोई नई बात नहीं बताने वाली। फ्रक्टोज पता है, जल पता है, विटामिन C जो शुक्राणुओं को पोषण देते हैं। यह वीर्य का अधिकांश भाग बनाती है, अर्थात ये मात्रा को बढ़ाता है। शुक्राणुओं की गति को बनाए रखता है। तो ये जब पोषण देता है तो नेचुरली है वो एक्टिव रहेगा। सेकंड वन, प्रोस्टेट ग्लैंड। यह एक तंतु में मांसल ग्रंथि है जो यूरेथ्रा के प्रारंभिक सिरे पर मूत्राशय की नेक पर होती है। इस ग्रंथि में 2 लोब्स होते हैं। देखिए ऊपर वाली में भी 2 है, इसमें भी 2 है, परंतु बाह्य रूप से अलग अलग दिखाई नहीं देते। इस ग्रंथि का स्राव कई नलिकाओं के माध्यम से यूरेथ्रा की छत में, वहीं कॉलिक्युलस सेमिनल्स के दोनों तरफ फोल्ड में खुलती है। इसका स्राव भी क्षारीय है। एक विशेष प्रकार के गंध लिए होता है। यह स्राव इंपॉर्टेंट वेजाइना की अम्लता को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। एवं इसमें खनिज लवणों की बहुतायता होती है, मिनरल्स, तथा स्पर्म की मोटिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। इसका मेन जो कारण वो है वेजाइनल जो सिक्रीशन है उसकी एसिडिटी को खत्म करना। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, अम्लता को समाप्त करना, ताकि उस अम्लता के कारण ये स्पर्म जो है वो डेड नहीं हो। नाउ कॉपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये संख्या में 2 छोटी ग्रंथियां हैं जो यूरेथ्रा पर ईस्टियल आर्च के दोनों तरफ होती हैं। अब ये ईस्टियल आर्च इसलिए मैंने आपको शुरू में अच्छी तरह समझा दिया, ये हर जगह काम आएगी आपके, दोनों तरफ होती है। इसकी नलिका भी यूरेथ्रल फोल्ड में दोनों तरफ जो है वहीं खुलती हैं। तो ये तीनों की लगभग अप्रोक्सीमेट
जो है ओपनिंग कॉलिकुलर सेमिनल्स में ही लगभग नियर अबाउट उसकी फोल्ड में जो होती है कार्य। सेक्सुअल एक्साइटमेंट यानी कि कामोत्तेजना होने पर ये ग्रंथियां एक स्वच्छ अगेन क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं जो मूत्र मार्ग की अम्लता को उदासीन कर देती है। मूत्र मार्ग की जो अम्लता है उसको उदासीन कर देती है। मूत्र मार्ग को लुब्रिकेंट भी करता है ताकि वीर्य का श्रृंखलन सहज हो सके। कोपुलेशन से पूर्व लैंगिक संसर्ग यानी कॉपुलेशन मैथुन से पूर्व शिशन के अगले भाग को चिकना बना देते हैं ताकि मादा की योनि में आसानी से प्रविष्ट हो सके। तो ये हमारे पास इन तीनों के कार्य और तीनों का जो स्क्रीशन है वो क्षारीय कहाँ कहाँ क्या काम करता है ये हमने इसको जाना। अब सीमन क्या है, व्हाट इज सीमन, वीर्य। यह एपिडिडाइमस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट तथा कॉपर्स ग्लैंड का स्त्राव वह शुक्राणुओं का मिश्रण है जिसमें अंडरलाइन 90% जल तथा शेष भाग में अंडरलाइन फ्रक्टोज, विटामिन सी, इनोसिटाल, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर एवं सल्फर जैसे लवण पाए जाते हैं। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन की सांद्रता सर्वाधिक होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन की सांद्रता कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा। वीर्य में गंध अंडरलाइन एमीन्स के कारण होती है जो टेस्टिस में निर्मित होती है। एमीन्स अंडरलाइन, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स आता है। इसकी मात्रा अलग अलग पशुओं में अलग अलग होती है। अब घोड़े में इन तीनों की स्थिति को पढ़ेंगे जो सहायक अंग है इनके। घोड़े में सेमिनल वेसिकल्स बैल्यून के आकार की होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के दोनों लोब साफ अलग होते हैं तथा एक इस्थमस से जुड़े होते हैं। इस्थमस जोड़ दो लोब अलग होंगे इसके, जबकि बुल में ये बाहर से दो लोब नजर नहीं आते, लेकिन हॉर्स में ये दो लोब प्रोस्टेट ग्लैंड के अलग से नजर आते हैं, डिवाइडेड है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसमें बड़ी होती है। अब ये इसके डिफरेंसेस हैं। डॉग में, कुत्ते में केवल प्रोस्टेट ग्लैंड ही होती है, ध्यान रखना। ये नहीं होती, अंडरलाइन कर लेना इसको। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल सहायक ग्रंथियां कुत्ते में नहीं होती, ओनली प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जिसमें स्पष्ट दो खंड होते हैं, पूर्ण विकसित है। पेनिस आखिरी बड़े भाग में कुछ पहले एक फूला हुआ भाग होता है जिसे ये बल्बस ग्लैंडिस कहलाता है। बल्बस ग्लैंडिस कल भी मैंने आपको बताया था। बल्बस ग्लैंडिस श्योर। इसमें सेमिनल वेसिकल ग्लैंड बहुत बड़ी थैलीनुमा होती है। इसका स्त्राव दूधिया, चिपचिपा, वेस्कस होता है तथा इसमें अधिक मात्रा में इनोसिटॉल होता है जिसमें अर्गोथियोनिन नामक पदार्थ होता है। अर्गोथियोनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। टेस्टिकुलर बायोमेट्री इन डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सारी एक चैप्टर, ये जो इन्होंने एक इसमें
सभी को इसके टेस्टिस के बारे में, उसकी बायोमेट्री पूरा का पूरा कैसा है, शेप उसकी कैसी है, स्पीसीज में वेट कितना है, लेंथ कितनी है, डायमीटर कितना है और प्लान, ये इसमें दिए गए हैं। तो ये ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात मुझे लगी नहीं। बस ये जो आपने स्टडी किया है, लेकिन चलो इसमें देख लेते हैं। बुल के अंदर ये शेप इलोकेटेड है, 200 से 500 ग्राम वेट है, लेंथ 10 से 15 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 से 8.5 और वर्टिकल इसमें वर्टिकल ये होते हैं। स्टेलियन में ओवल शेप है, 200-300 ग्राम, 7.5 से 12.5 सेंटीमीटर, 4.7 डायमीटर है, 4 से 7, और ये हॉरिजेंटल होते हैं। रैम में इलोंगेटेड है, ये आपके इनकी शेप 200 से 400, ये सारा वजन इसमें भी वर्टिकल हैं। डॉग में ओब्लिक होते हैं डॉग में, और कैट में भी ओब्लिक होते हैं। बोर में वर्टिकल है, बक में वर्टिकल है, रैम में वर्टिकल है, हॉरिजेंटल। ये इतना मुझे नहीं लग रहा कि इतनी गहराई में आ जाने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट वन भी हम अब मादा जनन तंत्र पे चलते हैं। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपने ये सब पढ़े हुए हैं। ये एक रिपीटिशन है, ये कोई एज इट इज़ सेम उसमें एनाटॉमी में आप इसको पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसमें काम जो है ओवम, अंडाणु का पैदा करना, अंडाणु, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और भ्रूण विकास, डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन, गर्भरोपण, यानी कि यूट्रस की दीवार के साथ उसका चिपकना, फर्टिलाइज्ड ओवा का, ओवा पैदा करना, और फीटस डेवलपमेंट, उसके बाद में बच्चे का विकास। उपरोक्त सभी का अध्ययन करने तो मादा जनतंत्र के अंगों के मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित, प्राथमिक, वही सेम मेल की तरह से, प्राथमिक एंड सेकेंडरी। तो इसमें प्राथमिक अंग जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, यहाँ ओवरी मेन है, इसका काम है ओवम तथा हार्मोन्स का उत्पादन करना। सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में हमारे पास अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक लाती है। उसके बाद में है यूट्रस, गर्भाशय, देन वेजाइना, उसके बाद में वल्वा एंड क्लाइटोरिस, एंड कुछ वैज्ञानिक स्तन ग्रंथियों यानी कि मेमरी ग्लैंड्स को भी सहायक जनन अंगों की श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम आज इसको स्टडी करते हैं, ओवरी। ये मादा पशु का प्रमुख आंतरिक जनन अंग है, क्योंकि इसी अंग से अंडाणु तथा मादा जनन संबंधित हार्मोन्स का उत्पादन होता है। ये संख्या में 2, एक बाईं तथा दूसरी दाहिनी, तथा पेल्विक इनलेट के मध्य से थोड़ा दोनों तरफ ऊपर स्थित होती हैं। पेल्विक इनलेट, अब आपने देखा होगा कि जो पेल्विक बोन हैं, पेल्विक बोन जहाँ तक हैं, और उनका जो सिरा है अंदर का, इनलेट अंदर, उसमें ये ऊपर की तरफ दोनों साइडों में स्थित होती हैं। पेल्विक कैविटी, पेल्विक इनलेट पे, यानी कि जब हम हाथ को रेक्टम में स्लीव डाल करके हाथ से अंदर लेके जाएंगे, तो जहाँ हम उस पेल्विक इनलेट को फील करेंगे, ओपनिंग पेल्विक इनलेट, जहाँ से पेल्विक जो है ये कैविटी स्टार्ट होती है, बोन जहाँ लास्ट
बोन जो है, अंदर बोन का ये सिर्फ फील होता है, बोन हार्ड होती है पूरी की पूरी पेल्विक इनलेट। तो उससे राइट और लेफ्ट थोड़ा ऊपर मध्य से बीच में से अगर यूं राइट और यूं लेफ्ट थोड़ा ऊपर की तरफ अगर आप हाथ को ले जाएंगे तो ये इनलेट के बिल्कुल, और कई बार तो इनलेट पर साइड में ही ये जो पड़ी होती है, ये जो मैं फीलिंग बता रहा हूँ चेक की है, जब पेल्विक इनलेट के मध्य से थोड़ा दोनों तरफ ऊपर स्थित होती है। अब ये अंडरलाइन कर लेना, इनका आकार, ये अंडाकार, गोल, बादाम की भांति तथा सामान्यतः इसका आकार, साइज, पशु की हिस्टर साइकिल, कार्पस की स्थिति, अब ये कार्पस ल्यूटेम हमने पढ़ा है, वह उम्र पर भी निर्भर करता है। ये कार्पस ल्यूटेम आप पढ़ चुके हो। तो ये अंडाकार, गोल और बादाम की भांति, आलमंड शेप, ज़्यादातर आलमंड शेप ही बोलते हैं, रहती है ज़्यादा, लेकिन अंडाकार और गोल भी। प्रत्येक अंडाशय 3.2 से 4.2 सेंटीमीटर, 1.25 से 1.75 इंच लंबी, 0.75 से 1.25 इंच मोटी तथा 1.3 से 1.9 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 से 0.75 इंच चौड़ी होती है तथा प्रत्येक का लगभग 10 to 19 ग्राम वजन होता है। अंडरलाइन कर लेना इसको, वजन 10 to 19 ग्राम, और एक इसका अंडरलाइन कर लेना। अब ये तीनों आकार हैं। अब आप ये देखें, मल्टीपल चॉइस में आते हैं कई बार। अब ये चौथा इसके अंदर वो कौन सा जोड़ता है, इस पर डिपेंड करता है। तो आपको तो जहां ये तीन लिखे हैं वहां आपको गुड टिक करना होता है, ये ध्यान रहे। दाहिने तरफ का अंडाशय बाएं अंडाशय से थोड़ा बड़ा होता है। अभी देखिए अपोजिट है दोनों। दाहिने तरफ का अंडाशय बाएं अंडाशय से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन टेस्टिस बायां जो है वो दाहिने से बड़ा होता है। ये ध्यान रखना दोनों का। ये क्रॉस में, अब ये यूं याद रखने के लिए भी आपके लिए अच्छा ये पॉइंट है कि मेल में जो है इसमें अंडाशय दाहिना बड़ा और टेस्टिस जो है वो लेफ्ट जो है वो बड़ा होता है। और ये अंडाशय एक ब्रॉड लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है। ब्रॉड लिगामेंट द्वारा ये गर्भाशय से जुड़ा रहता है। ये ब्रॉड लिगामेंट आपने पढ़ा है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर अंडाशय दो भागों में स्पष्ट दिखाई देता है। तो अब इसमें कौन कौन से भाग हैं? एक बाह्य भाग जो कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर का भाग जो है वो मेडुला कहलाता है। वो आपने पढ़ा है इसको अच्छी तरह से। कॉर्टेक्स, इसे स्टोरमा भी कहते हैं तथा यह मेडुला के चारों तरफ होता है। बाह्य का जनन स्तर उपकला रोही अधिच्छद यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम के साथ संयोजी ऊतक मिलने से बनता है। संयोजी ऊतक के मिलने से बनता है जर्मिनल, क्योंकि यहीं से ये जो है ओवा पैदा होगा, इसी से। इसे स्टोरमा या कॉर्टेक्स में जनन एपिथेलियम की दीवारों से पुटक यानी कि फॉलिकल बनता है और कई अवस्थाओं में के पश्चात इनका परिपक्व मैच्योरेशन होता है तथा oogenesis की क्रिया, oogenesis कहते हैं ना अंडा बनने की क्रिया को, द्वारा ओवम की उत्पत्ति होती है। यह अंडा ओवम बाहर निकलता है तो इस क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। और इसके ओवुलेशन के बाद पश्चात फॉलिकल पर छोटे से आकार का गड्ढा बन जाता है। फॉलिकल पर जहाँ से ये ओवा निकला, छोटा सा गड्ढा जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, सीएल, यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित
करता है। तो ये आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सीएल क्या होता है और ये कहाँ बनता है। ओवरी पर जब फॉलिकल मैच्योर होता है तो उसमें ओवा जब मैच्योर होता है, फॉलिकल बनता है, ओवा बाहर आ जाता है, तो उसकी सतह जब थोड़ा सा नीचे वहाँ निकल रही, जहाँ पे जगह बनी वो नीचे आई, उस जगह पे ये इसको सीएल कार्पस ल्यूटियम गड्ढे को। उसके बाद में आता है मेडुला। ये तंतु में संयोजी ऊतकों फाइब्रस टिश्यू द्वारा निर्मित होता है तथा इसी में रक्त वाहिनियाँ व स्नायु तंत्र होता है। ये इसमें आपको ओवरी फॉलिकल के विकास की अवस्था को पूरी दिखा रखा है। तो ये आप देखें इसमें किस तरह से ये ओवोसाइट, अभी ये देखा आपने, ये फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल देखिए बढ़ता जा रहा है छोटे से लास्ट तक, और फिर ये ब्रस्ट हुआ, ये ओवोसाइट निकला ओवम, और ये यहाँ जो है एक खड्डा बना, रप्चर फॉलिकल देख रहे हो आप, और यहाँ ये खड्डा, यहीं जो सीएल बनेगी। ये पूरा का पूरा ये डायग्राम के अंदर बहुत ही क्लियर है। अगर क्योंकि पहले भी आपको ये समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात ना समझ में आए तो इसको आप क्लियर कर लें, या मैं इसको भी आपको ये इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये ओवरी का डायग्राम नज़र आ रहा है, ये ओवरी का डायग्राम देखिए आप। ये जो है इसमें कॉर्टेक्स और ये मेडुला भाग है बीच का, ये कॉर्टेक्स है पूरा, और इसमें एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम से ये आप देख रहे हो, ये फॉलिकल जो ओवा मैच्योर की, ये मैच्योर की प्रोसेस है, ये चल रही है यहाँ पे ये कंप्लीट देखें, ये मैच्योर हो गया, और मैच्योर होने के बाद में ये ब्रस्ट हो गया, ब्रस्ट होके देखे ओवा इधर आ गया, ये पड़ा हुआ साइट, और ये जो रप्चर जगह हुई है, यहाँ पे ये खड्डा बनेगा, क्योंकि ये भरेगा ना, तो ये खड्डा बनेगा, तो यहाँ ये सीएल बनेगी। इसी से प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन स्रावित होता। तो ये प्रक्रिया पूरी, यहाँ जो है मेडुला के अंदर नर्व्स, आर्टरी और वेन जो आएंगी, और इसमें जो है ये जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू है, इसी से ये जो है पूरे कंप्लीट जो बनते हैं। यही इसने अभी आपको यहाँ इसमें समझाया गया है, बताया गया। तो नेक्स्ट जो है हम इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है इस टॉपिक को ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।